नमस्कार। आज हम कक्षा 12 गणित के एक चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, जिसे हिंदी में सारणिक करते हैं, की शुरुआत करते हैं। कक्षा 12 का ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सारणिक की शुरुआत युगपत समीकरण को हल करने से हुई थी। आइए हम दो युगपत समीकरणों पर विचार करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो युगपत समीकरण हैं। एक है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण आपका है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब इन दो समीकरणों पर हम विचार करें। समीकरण 1 को आप लिख सकते हैं a1x, ये a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 है। इसे अगर इधर पक्षांतर करें तो ये बन जाता है a1x इक्वल टू माइनस b1y। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। और इसी तरह से दूसरे समीकरण को आप लिख सकते हैं a2x बराबर, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस b2y, समीकरण नंबर 4। अगर हम समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग दें, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग दें तो ये बन जाता है a1x बटा a2x बराबर माइनस b1y बटा माइनस b2y। x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और आपका बचेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अगर इसका हम तिरछा गुणा करें तो ये बन जाएगा आपका a1 b2 बराबर a2 b1। इसे इधर पक्षांतर करें तो ये बन जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। ये जो बाएं तरफ की राशि है इसको आप एक नए रूप में लिख सकते हैं, ऐसे दो खड़ी लाइनों के बीच में a1 b1 और a2 b2 इक्वल टू 0। a1 b1 a2 b2 इक्वल टू 0। यानी ये जो आपने लिखा इसको सारणिक कहते हैं। इंग्लिश में इसे डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। यानी डिटर्मिनेंट a1 b1 a2 b2, ये आपने किसकी जगह लिखा तो ये लिखा a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो बाएं तरफ की राशि है a1 b1 a2 b2, दो खड़ी लाइनों के बीच में, इसको सारणिक कहा जाता है। और ये जो a1 b1 a2 b2 है, ये इस सारणिक के एलिमेंट कहे जाते हैं, सारणिक के अवयव कहे जाते हैं। तो ये a1 b1 a2 b2, यहाँ पे ये a1 और b1 एक क्षैतिज पंक्ति बन रही है, क्षैतिज रेखा बन रही है। इसको रो बोलते हैं। क्योंकि ये पहली रो है इसलिए इसको r1 कहते हैं। और a2 b2, इससे ये दूसरी क्षैतिज रेखा बन रही है, इसको रो 2 कहेंगे। इसी तरह से a1 और a2, अगर इन एलिमेंट्स को देखें तो एक खड़ी लंबवत रेखा बन रही है, इसको कॉलम कहते हैं। तो ये पहला कॉलम है इसलिए इसको C1 से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से B1 और B2, इनसे मिलकर के ये दूसरा कॉलम बन रहा है, इसलिए इसको C2 कहेंगे। तो ये R1 जो पहली रो है इसमें एलिमेंट्स हैं A1 और B1, दूसरी रो में एलिमेंट्स हैं A2 और B2। इसी तरह से पहले कॉलम में एलिमेंट A1 और A2, दूसरे कॉलम में एलिमेंट B1 और B2। अब जब इस सारणी का विस्तार करते हैं तो ये मिलता है a1 b2 माइनस a2 b1। इसे इस सारणी का विस्तार कहते हैं। और विस्तार करने के लिए आप देख रहे हैं a1 और b2 का गुणा करते हैं, a1 b2 यानी इसका और इसमें गुणा करते हैं, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं a2 b1, बीच में ये माइनस का चिन्ह रहेगा। इसे इस सारणी का विस्तार या मान कहते हैं। अब चूंकि इस सारणिक में दो पंक्ति और दो स्तंभ हैं, इसलिए इसे द्वितीय क्रम का सारणिक कहते हैं। द्वितीय क्रम का सारणिक कहते हैं।
द्वितीय क्रम का सारणिक या सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहा जाता है। अब मान लीजिए आप एक और समीकरण पर विचार करिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है। और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, ये तीसरा समीकरण है। आइए इन समीकरण पर विचार करते हैं। तो हम पाते हैं कि यहाँ पे अगर हम समीकरण 2 और 3 को हल करें, समीकरण 2 और 3 को हल करें, तो इसको हल करने का तरीका आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा। अगर इस समीकरण 2 और 3 को हल करें, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो अगर इसको हम वज्र गुणनखंड की विधि से हल करें तो आप जानते हैं वज्र गुणनखंड में क्या करते हैं, x बटा इक्वल टू वाई बटा इक्वल टू -1 बटा, ऐसे करके छोड़ देते हैं। उसके बाद जब x के नीचे लिखना है तो इस x की राशि को ढक लीजिए और यहाँ पर इसका इसमें गुणा करते हैं, y को छोड़कर, यानी चर राशि को छोड़ करके अचर राशियों का गुणा करते हैं। तो b2c3 माइनस b3, इसका गुणा इसमें c2, x के नीचे हो गया। इसको दूसरे वाले को माइनस करते हैं। अब y के नीचे लिखना है तो y वाले को ढक देते हैं और फिर से वही इसका गुणा इसमें, यानी a2c3 माइनस a3c2। और जब आपको 1 के नीचे लिखना है तब आप क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को ढक देंगे और इसका तिरछा गुणा करेंगे, a2b3 माइनस इसका गुणा इसमें a3b2। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को लेते हैं। तो अगर x का मान निकालना है तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा b2c3 माइनस b3c2 बटा में आ जाएगा ये a2b3 माइनस a3b2, ये आपका x का मान हो गया। और अब y का मान निकालेंगे तो इसको और इसको एक साथ लेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा माइनस a2c3 माइनस a3c2 बटा ये बन जाएगा आपका a2b3 माइनस a3b2। x और y का मान आपको मिल गया, x और y का मान मिल गया। तो x और y का ये जो मान आया ये समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। और अगर समीकरण 1 को आप संतुष्ट कराएं तो समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, जरा इस मान को रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो x और y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a1x, x का मान कितना आया था, तो x का मान आपका आया था, अगर आप देखें तो x का मान आया था b2c3 माइनस b3c2 बटा a2b3 माइनस a3b2, b2c3 माइनस b3c2 बटा नीचे था a2b3 माइनस a3b2, a2b3 माइनस a3b2 और उसके बाद प्लस b1y है a1x और प्लस पहला समीकरण a1x प्लस b1y है, b1y है तो प्लस b1 और y का मान रखते हैं तो ये बन जाएगा आपका प्लस b1। चूँकि y का मान माइनस है तो इसलिए इसको माइनस b1 कर लेंगे। और y का जो मान आया है वो आया है a2c3 माइनस a3c2 बटा a1b2 माइनस a2b3 माइनस a3b2। तो y का मान आ गया आपका
y का मान आ गया A2C3 माइनस A3C2 बटा A2B3 माइनस A3B2 और उसके बाद है प्लस C1 इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इसको हल करें तो आप देखते हैं कि यहाँ नीचे दोनों के हर में A2B3 माइनस A3B2 है, इसका यहाँ C1 में गुणा हो जाएगा, इस C1 में यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका A1 और ब्रैकेट में हो जाएगा B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 और प्लस C1 और इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा A2B3 और माइनस में आप देखें तो A3B2 इक्वल टू ज़ीरो में गुणा होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बाएं तरफ की आपकी राशि मिली है, इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखें बाएं तरफ की राशि को, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह से ये इसमें आप देखें तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। क्योंकि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो ये आपका बन जाएगा तृतीय क्रम का सारणिक बन जाएगा ये, यानी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, इसका विस्तार करना है, तो आप देखिए क्या बनेगा। थर्ड ऑर्डर का विस्तार होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसका विस्तार करेंगे तो ये बन जाएगा आपका A1 पहला एलिमेंट। अगर हम पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करें तो पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार होगा A1 और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये जिस पंक्ति में पढ़ रहा है, जिस स्तंभ में पढ़ रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे तो एक नया डिटर्मिनेंट B2C2 B3C3। तो तृतीय क्रम के सारणी का अगर हम विस्तार करते हैं तो ये बन जाएगा A1 और A1 के बाद अगर आप देखें A1 वाली पंक्ति और इस स्तंभ को हटा दें तो एक नई सारणी की ये बन जाती है B2C2 B3C3। उसके बाद ये वाला एलिमेंट लेंगे, इस पंक्ति के सापेक्ष हम विस्तार कर रहे हैं तो A1 का हो गया। इसके बाद इसका तो सेकेंड वाला जो होगा वो माइनस होगा, माइनस B1 इंटू इसकी पंक्ति और इस स्तंभ को हटा दें। जिस एलिमेंट के सापेक्ष हम जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस पंक्ति और उस स्तंभ को हटा दें तो ये बन जाएगा A2C2 A3C3 A2C2 A3C3। उसके बाद तीसरा है प्लस C1 इंटू इसको अगर हम हटाएं तो आप देखें क्या बनेगा। C1 को अगर आप हटाएं तो आप देखिए ये हो जाएगा C1 वाली पंक्ति और C1 वाले स्तंभ को हटा दें तो A2B2 और A3B3। ये बन जाएगा आपका A2B2 A3B3। यानी अब ये द्वितीय क्रम के सारणी के रूप में ये विस्तार इसका हो गया। तो अब ये बन जाएगा आपका A1 और ब्रैकेट में इस सारणी का विस्तार करें तो इसका गुणा इसमें करते हैं B2C3 माइनस B3C2 और माइनस B1 इंटू इस सारणी का विस्तार करें तो फिर से वही तिरछा गुणा करेंगे A2C3 माइनस A3C2 और प्लस C1 के सापेक्ष अगर हम विस्तार करें प्लस C1 इंटू ये हो जाएगा A2B3 माइनस A3B2 ये हो जाएगा A3B2। तो ये जो मिला इसे इस सारणी का विस्तार कहते हैं। सारणी का विस्तार तृतीय क्रम का इस तरह से करते हैं। आइए हम एक सारणिक लेते हैं द्वितीय क्रम की और इसका विस्तार करके देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो एक हमारा सारणिक है
सरलेख है 3 4 1 2। इसका मान क्या होगा अगर हमसे ये पूछा जाए तो आप जानते हैं कि ये द्वितीय क्रम का सरलेख है। द्वितीय क्रम के सरलेख का मान ज्ञात करने के लिए इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 3 गुणा 2 और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 1 गुणा 4। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 माइनस 4 एकम 4 और 6 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इस सरलेख का मान हो जाएगा। आइए एक तृतीय क्रम के सरलेख का विस्तार करते हैं। मान लीजिए एक सरलेख आपका है 1 1 1 5 -3 1 7 4 -2। इसका आप विस्तार करते हैं तो चूंकि तृतीय क्रम के सरलेख का विस्तार अभी आपने देखा, इस 1 के सापेक्ष करेंगे तो 1 इंटू जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में पड़ेगा उसको हटा देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी -3 गुणे -2 फिर माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 4 गुणे 1। फिर दूसरा वाला माइनस होगा -1 इंटू ये पंक्ति हट जाएगी और ये स्तंभ हट जाएगा तो बचेगा 5 गुणा -2 5 गुणा -2 और माइनस ये 7 गुणा 1 7 गुणा 1 और उसके बाद अंतिम वाला प्लस होगा +1 इंटू ये पंक्ति हट जाएगी और ये स्तंभ हट जाएगा तो 5 गुणा 4 और -7 गुणा -3। अगर आप इसको हल करें तो ये बन जाएगा आपका 1 इंटू 3 दूना 6 माइनस प्लस हो जाएगा 4 एकम 4 -1 1 इंटू 5 दूना -10 और -7 एकम 7 प्लस 1 इंटू ये आप देखें 5 चौका 20 माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 7 त्रिका 21, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू 6 में से 4 घटा 2 -1 -10 और -7 मिलकर के -17 हो जाएगा और +1 इंटू 20 और 21 को जोड़ें तो ये बन जाएगा आपका 41। अब ये हो जाएगा 1 दूना 2 माइनस का गुणा प्लस 17 एकम 17 और 41 का 1 में गुणा करेंगे तो 41 और इसको आप जोड़ दीजिए तो 2 और 7 9 9 और 1 10 10 को 0 हासिल 1 हो गया, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6 60। ये इस सरलेख का मान हो जाएगा, यानी इस सरलेख का मान होगा 60।